आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि बराबरी का अधिकार है सबको, किसी को भी आप इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल द पीपल। एक बार ये आर्टिकल आप पढ़ोगे, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आई थिंक डेफिनेशन यहाँ पे स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट डिनाई नहीं करेगी एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो टर्म्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, सेम नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जहां पे स्टेट को रोका जा रहा है कि वो कोई आर्बिट्रेरीनेस ना करे किसी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर। वहां पे रूल ऑफ लॉ को अपहेल किया गया है कि हर कोई स्टेट भी लॉ के अंडर होगा, इक्वल होगा बिफोर लॉ, यानी कि स्टेट भी बिफोर लॉ इक्वल है। तभी आर्टिकल 300 में ये राइट दिया गया है कि एक आदमी भी स्टेट को और इंडिया कंट्री को, पूरे नेशन को सू कर सकता है। स्टेट को सू कर सकता है स्टेट के नाम पे, और यूनियन को सू कर सकता है, पूरी इंडिया को सू कर सकता है यूनियन के नाम पे, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कि स्टेट भी लॉ के अंडर में है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे इक्वालिटी के, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर इन द प्रोविंस से देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी उनके टाइम पे जिस टाइम वो टर्म में है, सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी 2 मंथ के नोटिस दिए बिना। तो कुछ इम्यूनिटीज हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी गई हैं, जो एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट होता है। हाँ करण बोलो। सर इस चीज से एक चीज पूछनी थी, जैसे कि मेट्रो ही है, तो बैंगलोर के अंदर मेट्रो में, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने कुछ शेयर करा था, मैं उस रिगार्डिंग पूछ रहा था कि एक है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बट उसके अंदर अगर वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हिंदी नहीं है उसके अंदर, मतलब बैंगलोर में जो बोला जाता है वो है, कनाडा। प्लस हाँ मेरे को आइडिया नहीं है, और इंग्लिश है साथ में, और वो हिंदी में नहीं है। तो उस चीज के बेसिस पे भी तो हम लोग उन लोगों को मतलब कर सकते हैं कि मतलब कंप्लेंट भी डाल सकते हैं कि ये चीज होनी जरूरी है इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हर किसी को कन्नड़ आती नहीं होगी। करण अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जितने भी राइट्स अभी हम पढ़ेंगे उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस जो है रीजनेबल होने चाहिए, और वो रीजनेबल है या नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करती है। तो अब एक रीजन के, स्टेट के बिहाफ पे भी कुछ राइट्स दिए गए हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल होना चाहिए। जैसे जुडिशरी है, अब गुजरात जुडिशरी के जो एग्जाम होते हैं उसमें गुजरात का लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है। तो आप यस ये सर। कह लो गुजरात तो सारी जगह नहीं है, हर कोई अपियर नहीं हो सकता। जो दिल्ली का बंदा है या यूपी का बंदा हो सकता है, गुजरात नहीं आती, वो गुजरात नहीं अपियर हो पाएगा उसको। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा। सर वो टेस्ट वाली चीज अंडरस्टैंडेबल है, बट लाइक मेट्रो हर किसी के लिए कॉमन है। अगर मैं खुद भी वहां जाता हूँ और मेरे को इंस्ट्रक्शन जब समझ ही नहीं आ रहे मेरे लिए, तो वो चीज तो मेरे को ही इश्यू है ना, वो अच्छा, तो। जो बैंगलोर में है, बैंगलोर की बात कर रहे हो ना? हाँ जी। तो बैंगलोर में क्या मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्या ऐसी पॉपुलेशन भी है जिसको हिंदी नहीं आती? हाँ सर है ना, क्यों नहीं है। तो जब लोकल लेवल पे ऐसी पॉपुलेशन है जिसको कनाडा आती है, और इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज जो सबको एक्चुअली आती है आजकल, तो वहां के लिए अगर आप इस चीज को चैलेंज भी करोगे तो वो रीजनेबल है, ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल है। क्योंकि जो कैनेडियन है, जो वहां के जो कन्नड़ लोग हैं जिनको कन्नड़ आती है, बैंगलोर के लोकल पीपल हैं, उनको हिंदी नहीं आती। अगर आप हिंदी कर दोगे तो जो एजुकेटेड है वो इंग्लिश समझ जाएगा, लेकिन जो अनएजुकेटेड है वो हिंदी तो नहीं समझ पाएगा। और बैंगलोर में बैंगलोर के रहने वाले ज्यादा होंगे, बाहर के रहने वाले कम होंगे। तो पहला स्टेट अपने बारे में सोचेगा, बाहर के स्टेट के बारे में सोचेगा। ये बात भी सर है, लेकिन वो बस वही दिमाग में आया तो मैंने पूछ लिया सर। कोई नहीं, चलिए तो आगे चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो बातें हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ थोड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जहां पे स्टेट को रोका गया है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ थोड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप कह रहे हो कि इक्वल पीपल को यू विल बी ट्रीटेड इक्वली, लेकिन आप हर किसी को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक दीवार है 6 फीट की। अब उस 6 फीट की दीवार से आपको ये राइट दिया गया है कि आप 6 फीट की दीवार से इधर आप खड़े होकर, या 5.5 फीट की है, इधर खड़े होकर उधर से आप फुटबॉल मैच चल रहा है उसे एंजॉय कर सकते हो। अब इस तरफ एक है 3 फुट का बच्चा, एक है 5 फुट का,
एक 5.5 फुट का, एक 6 फुट का, एक 2 फुट का, क्या हम इक्वली, अगर सबको इक्वली ट्रीट करें तो क्या ये फेयर होगा? अच्छा, हमने ये कहा, इधर गवर्नमेंट खड़ी है, उसने कहा कि सबको 3-3 फुट के स्टूल दे दो, पर क्या जो 6 फुट से 3 फुट के स्टूल की जरूरत है? उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जो 2 साल का है उसके लिए 3 फुट का स्टूल या 5-4 फुट का स्टूल होगा, उसको चाहिए होगा 2 फुट का या 3 फुट का हाइट का। तो इक्वालिटी कैन नॉट बी विद एवरीवन। तो इक्वल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पे एक बार आप लास्ट लाइन देखें इसका, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस कैन बी पॉसिबल, इन ऑल द सिचुएशन इक्वालिटी नहीं हो सकती। अब मान लीजिए रेसलिंग में, अब वहां पे कैटेगरी होती है। अब रेसलिंग में हमने कहा कि जो ज्यादा पहलवान है, जो ज्यादा ताकतवर है, वो जीत जाएगा। एक 17 साल का लड़का है और उसका वेट है 50 किलो, एक दूसरा लड़का है 22 साल का, 25 साल का, उसका वेट है 90-100 किलो, तंदुरुस्त लड़का है। क्या उनके बीच में लड़ाई करना इक्वालिटी है? नो। तो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इसीलिए रिजर्वेशन का प्रोविजन, जो अदर प्रोविजन रिजर्वेशन एजुकेशन में, जॉब में है, वो इन्हीं बीच में है। तो आर्टिकल 14 को ये कहा गया कि ये क्लासिफिकेशन को परमिट करता है कि आप क्लासिफाई कर दो कैटेगरी वाइज, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन यानी किसी पर्टिकुलर क्लास को आर्बिट्रेरीनेस से आप एडवांटेज दो। मान लीजिए आप एक हिंदुओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना दो, मुस्लिम्स के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना दो, तो दैट इज क्लास लेजिस्लेशन। तो उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू इक्वालिटी, लेकिन इट अलाउज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, आप वो कैटेगरी वाइज वेट कर दो कि 50 किलो तक के वेट की एक कैटेगरी होगी, 70 किलो तक के वेट की एक कैटेगरी होगी, 90 की एक कैटेगरी होगी। तो आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो, पर वो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा? इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट केस है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में क्लासिफिकेशन जो हो, उसका बेसिस क्या होना चाहिए, वो टेस्ट दिया गया। कहीं स्टेट आर्बिट्ररी तो नहीं है। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है, वो मेनली रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करता है कि स्टेट मनमाने तंत्र से, आर्बिट्रेरीनेस के तरीके से कोई काम ना करे, अपनी मर्जी से कोई क्लासिफिकेशन ना कर दे। तो उसका टेस्ट दिया गया स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में। वहां पे 2 बातें की गई। पहला कहा गया कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो, लोगों को एक कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी से अलग कर रहे हो, वो रियल और सस्टेंशियल डिस्टिंक्शन होना चाहिए। आपने कुछ रिसर्च की गई हो कि किन लोगों को अलग करना है। मान लीजिए आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास पे कुछ लोगों को रख रहे हो, किस बिहाफ पे आप रख रहे हो बैकवर्ड क्लास में लोगों को, किन कास्ट को रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, किस बेसिस पे रख रहे हो, तो वो कुछ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, आपका मनमानी तरीके से नहीं रखना। दूसरा, रेशनल नेक्सस होना चाहिए। रेशनल नेक्सस कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो वो लॉ बना के। मान लीजिए जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन थी गांवों की और चीजों की, वहां पे गर्ल्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था गर्ल्स को एजुकेशन देना, बॉयज को एजुकेशन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था। तो वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन था। गर्ल्स की कंडीशन, लेडीज वुमन की कंडीशन जो थी वो डिप्लोरेबल कंडीशन में थी, मेल डोमिनेटिंग कंडीशन में था। तो गवर्नमेंट का क्या रोल था, ऑब्जेक्ट क्या था कि वुमन को इक्वल स्टेटस पे लेके आया जाए, मेल के, मैन और वुमन दोनों इक्वल स्टेटस पे लेके आया जाए। तो उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या किया गया? चलिए भाई रिजर्वेशन दे देते हैं हम एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे देते हैं, एज रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो वो रिजर्वेशन दिया गया तो वो आपका रीजनेबल रिलेशन हो कि आपके ऑब्जेक्ट से और जो आपने लॉ बनाया, जो क्लासिफिकेशन किया। तो अब इक्वालिटी करने लगे तो मेल और फीमेल सब इक्वल होना चाहिए बाय रिजर्वेशन। तो ये रीजन है कि आपके ऑब्जेक्ट को वो कनेक्शन होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद काफी चीजें ऐसी हुई कि आपने, एक एग्जांपल लेते हैं। एक गांव है, उस गांव की पॉपुलेशन में 12th करके जो बच्चे आए हैं, 12th क्लास पास किए, उनमें 75% तो लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं 12th पास करके। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2 स्कूल बॉयज कॉलेज खुलवा दिए गवर्नमेंट के, 2 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खुलवा लिए। भाई इक्वालिटी करनी है, डिफरेंशिया भी है कि दोनों के लिए होने चाहिए, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। पर क्या ये रीजनेबल है? जो 75% बॉयज हैं तो 50% 2 कॉलेज में आ जाएंगे। मान लो 25-25 सीट है, तो 75 बॉय हैं और 25 लड़कियां हैं,
2 कॉलेज हैं बॉयज के, तो 50 लोगों को तो एडमिशन हो गया, 50 लोग उसमें आ गए। जो दूसरे हैं, क्या नाम है, 25 लड़कियां, वो एक कॉलेज में, अब एक कॉलेज खाली है। हालांकि उन्होंने इंटेलिजेंट डिफरेंशियल भी कर लिया, रेशनल एक्सेस भी कर लिया, लेकिन ये रीजनेबल नहीं हुआ। जो 25 लड़के थे उनको तो एडमिशन मिला नहीं, वो तो बेचारे खाली घूम रहे हैं, और लड़कियों के लिए कॉलेज है, उनमें लड़कियों की सीट्स खाली है। तो उस चीज को ऐड करने के लिए एपी रोयप्पा का केस आया स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, कि ऊपर वाला टेस्ट जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए। अब रीजनेबलनेस बहुत बड़ा वर्ड है। रीजनेबल क्या पर्याप्त है, क्या फेयर है, क्या जस्ट है, इस टाइप ये कोर्ट डिसाइड करेगी। तो जो न्यू टेस्ट है वो टीएस्ट क्या है, जो टेस्ट दिया गया एफिन बलसारा के केस में, प्लस रीजनेबलनेस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इन चीजों को ऐड करके नया टेस्ट बना कि किस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ ग्राउंड से क्लासिफिकेशन के जो बाद में हुए, जैसे एज के बिहाफ पे हुआ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में हमने पढ़ा है कि माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो एक तरीके से अनइक्वालिटी नहीं है, माइनर को ऑप्शन नहीं दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, लेकिन वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि माइनर को, उसको अगर माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो उसके इंटरेस्ट में नहीं होगा। सेक्स के बिहाफ पे, मेल फीमेल के लिए आर्टिकल 51 प्रोवाइड स्टेट शैल नॉट डिनाई, ये लाइन गलत देखिए, इसको आप काट देना एक बार, यहाँ पे है शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। आर्टिकल 15(1) आगे नेक्स्ट पेज पे है, उसको पढ़ लेंगे। आर्टिकल 15 प्रोवाइड दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एज, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, वो है। तो आर्टिकल 51 कहता है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, लेकिन आर्टिकल 53 और 54 में प्रोविजन है कि वुमन के लिए और चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई स्पेशल लॉ बनाते हैं तो आर्टिकल 14 का वायलेशन, 15 का वायलेशन नहीं होगा। तो सेक्स के बिहाफ पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल बेसिस, जो हम अभी बात कर रहे थे, geographical or territorial factor may be basis of reasonable classification. State may be divided into several regions and law may be made applicable to one region, not to the other region. अब डिफरेंट स्टेट से उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अब जैसे हमने बैंगलोर का एग्जांपल लिया, अब बैंगलोर में वहां पे बोला कि वहां पे हिंदी स्पीकिंग पीपल कम है, कन्नड़ स्पीकिंग पीपल ज्यादा है और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है। तो वो रीजनल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आएगा। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, अब जैसे प्रोफेशन के हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। आप डॉक्टर के प्रोफेशन में आप पब्लिसिटी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीए के प्रोफेशन में आप पब्लिसिटी करो, पेपर में करो, न्यूज पे निकाल दो, टीवी में निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लीगल प्रोफेशन में पब्लिसिटी नहीं कर सकते, तो क्या वो अनइक्वालिटी है? नहीं। एज पर द प्रोफेशन की नोबलनेस पे, उसकी इक्वालिटी को देख के वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है। नेचर ऑफ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी सैलरी में अगर डिफरेंस है तो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम में भी डिफरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम में भी डिफरेंट है, तो वो क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। ऑफेंसिव ऑफेंडर के बिहाफ पे चेंजेस है तो वो भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, चेंज हो सकती है। तो कुछ ही रीजनेबल क्लासिफिकेशन है जिसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन यानी कि इक्वालिटी को क्लासिफाई करके आप बेनिफिट्स दे सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? आगे चले। यस सर।